नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी यह बड़ी खबर है। फाइनल में पहुंच गई है भारतीय टीम। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से अब भारत का मुकाबला होगा। रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप की यहां हम बात कर रहे हैं। 107 रन न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए थे 20 ओवर में 9 विकेट खोकर, और भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर दिया। 14.2 ओवर में 110 रन बना दिए अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है, छात्रा से अश्लील बातचीत करने का यह मामला है। मोबाइल पर अश्लील बातचीत करने के आरोप लगे हैं युवक पर। सरकारी शिक्षक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। अभिभावक की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। बिरेझर चौकी में शिक्षक मोहन साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। बिरेझर पुलिस ने मामला CWC को सौंप दिया। तो धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रा से अश्लील बातचीत करने का मामला है। मोबाइल पर अश्लील बातचीत करने का आरोप लग रहा है शिक्षक पर। सरकारी शिक्षक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है पुलिस ने। अभिभावक की शिकायत पर शिक्षक पर मामला दर्ज हुआ है। बिरेझर चौकी में शिक्षक मोहन साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी अभिभावकों ने। बिरेझर पुलिस ने मामला CWC को सौंप दिया। तो गुरुजी पर गंदी बात करने के आरोप यहां पर लग रहे हैं। धमतरी में छात्रा से अश्लील बातचीत करने के मामले में सरकारी शिक्षक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। मोबाइल पर अश्लील बातचीत करने का आरोप शिक्षक पर लग रहा है। अभिभावक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, ये मामला कल ही 26 जनवरी को बिरेझर चौकी में दर्ज किया गया है। पीड़िता जो है छात्रा, उसके पालकों की तरफ से पुलिस में ये शिकायत दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने उस शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और मामला, क्योंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए CWC को दिया गया है जांच के लिए। फिलहाल शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो शिकायत की गई उसमें बताया गया कि मामला बीते अगस्त माह का है, जब शिक्षक ने वो हरकत की थी, लेकिन शिकायत की गई है 26 जनवरी को। तो ये भी एक जांच का विषय है कि इतनी लेट जो हुई है उसका कारण क्या था। फिलहाल पूरे मामले की जो जांच की जा रही है, अभी तक शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये भी एक पुलिस के ऊपर चुनौती की जल्द ही जल्द शासकीय शिक्षक की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। वो भी शासकीय शिक्षक के ऊपर अगर ऐसे गंभीर आरोप, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तारी करें। ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी का अध्ययन करके गुजरात से रायपुर लौट आया है अध्ययन दल। शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का बयान है इसको लेकर। उनका कहना है कि शराबबंदी से बढ़ेगी और शराब की तस्करी। शराबबंदी में पुलिस महकमे का अहम रोल है, और उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में बापू के समय से शराबबंदी है, इसलिए राजस्व के नुकसान का कोई आंकड़ा वहां पर नहीं है। शराब के लिए गुजरात सरकार विशेष परमिट देती है। अन्य राज्यों का भी ये जो दल है वो दौरा करेगा। और सत्यनारायण शर्मा आगे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब नहीं आ पाए, इस पर काम करना होगा। बहादुर प्रतापपुर चुनाव में भी स्मगलिंग की शराब आई जो बीजेपी की पकड़ाई थी। बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं सत्यनारायण शर्मा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हम लोग, और एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें, पुलिस महकमे का रोल ज्यादा है।
अवैध शराब के रोकथाम के लिए पुलिस महकमा ही कार्रवाई करता है और उसमें अपराध किस तरह के हों, पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग गए थे मॉनिटरिंग सेल में, जहाँ सारे अपराधों पर नियंत्रण होता है, वहाँ भी जाकर हम लोगों ने पता लगाया। तो जो अवैध शराब की निष्कासी पर कैसे रोक लगाई जाती है, इस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया। गांव के लोगों से मिले हैं, कुछ अन्य जगह भी सामूहिक रूप से मिले हैं, नशा मुक्ति केंद्रों का भी अध्ययन किया है और विभाग ने का जो प्रेजेंटेशन है वो भी हमने देखा है। और ये बापू के समय से महाराष्ट्र स्टेट में जब गुजरात था उस समय से ही शराबबंदी, इसलिए उनके पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है कि रेवेन्यू फॉल कितना हुआ है। और ऑफिशियली जो परमिट देते हैं वो लोग, जैसे टूरिस्ट परमिट है और ग्रुप परमिट है, इस तरह के परमिट जो हैं, और फेस्टिवल परमिट है, इस तरह के परमिट में उनको 150 करोड़ रुपए की आय होती है। बाकी का आय के स्रोत का पता नहीं चला है और बाकी का और दूसरे राज्यों का हम लोग दौरा करेंगे, बिहार का, मिजोरम का, तो वहां से फिर और जानकारी मिलने पर फाइनल रिपोर्ट फिर बाद में बताई जाएगी। देखिए अभी तो उपचुनाव हुआ भानु प्रतापपुर में, बीजेपी की शराब पकड़ी गई। आखिर आई कहां से वो शराब? ये स्मगलिंग से ही शराब आ रही है। इसकी ये चिंता का विषय जरूर है कि स्मगलर्स जो हैं, बूटलेगर्स जो हैं, किस तरह की गड़बड़ी न करने पाए, इसी पर ज्यादा। तो वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को घेरा, कहा कि प्रदेश में शराबबंदी का क्या माहौल है उसे बता नहीं सकते। देख लेना शराबबंदी का कितना, यदि शराब का क्या नतीजा और दुष्परिणाम होता है, कोई छत्तीसगढ़ आके देख ले तो कभी जीवन। इसी खबर पर और अधिक चर्चा के लिए सीधे रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, जो कमेटी शराबबंदी को लेकर अध्ययन कर रही है, गुजरात से रायपुर लौट आया है दल, और जो भी चीजें बताई हैं सत्यनारायण शर्मा ने, कहना गलत नहीं होगा कि सरकार शराबबंदी की तरफ सोच रही है, कुछ कार्य कर रही है, लेकिन चूंकि शराबबंदी का वादा सरकार ने किया था चुनाव के समय, इसीलिए उस पर राजनीति भी हो रही है, विपक्ष हमलावर सरकार पर। देखिए सुमित, शराबबंदी का वादा सरकार ने किया था। सरकार ने एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी में भाजपा की ओर से भाजपा विधायकों का भी नाम मांगा गया था, लेकिन भाजपा ने उसमें किसी भी जो अपने सदस्य है उसका नाम नहीं दिया है। यही वजह है कि गाहे बगाहे छत्तीसगढ़ में राजनीति है वो तेज होती रही है। चूंकि अभी जो अध्ययन दल है वो गुजरात गया हुआ था और तमाम शराबबंदी को लेकर के, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर शराबबंदी है। जब बापू थे, महात्मा गांधी थे, तब से शराबबंदी वहां पर थी। तो वहां पर अगर राजस्व की बात बढ़े तो 150 करोड़ की वहां पर राजस्व है और कोई लेखा जोखा नहीं है, ऐसा सत्यनारायण शर्मा ने कहा है। और इसके बाद अभी भी जो आने वाले समय में बिहार और मिजोरम का भी दौरा करेगी सरकार, ताकि जो कमेटी है वो जाएगी और शराबबंदी की दिशा में काम करने की बात कहेगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर के बुरा हाल है छत्तीसगढ़ में। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे संख्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब लगातार छत्तीसगढ़ में पीते हैं और यहाँ पर बम्पर शराब की बिक्री भी होती है। और इस बीच चूंकि मैनिफेस्टो में है सरकार का कि शराबबंदी की दिशा में काम करना है, और ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है, ये लाजमी है। और बार बार शराब को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक जो संग्राम है वो देखने को मिलता है। और देखना यह होगा कि जब चुनाव के आते आते 2023 में चुनाव जब होगा तो इस बीच किस तरह से शराबबंदी होती है, हो पाती है नहीं। लेकिन अभी जो सत्यनारायण शर्मा है, शराबबंदी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अचानक से शराबबंदी अगर की जाएगी तो छत्तीसगढ़ में शराब की तस्करी होगी और उसे रोक पाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शराब की तस्करी को रोकने में आबकारी विभाग की अहम भूमिका नहीं होती है, अहम भूमिका होती है पुलिस की। तो तमाम व्यवस्थाएं गुजरात जाकर के उन्होंने देखा है, अध्ययन किया है। देखना ये होगा कि अध्ययन यहाँ किस तरह से इम्प्लीमेंट हो पाता है। सुमित, बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं आएंगी शराबबंदी को लेकर, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। बहुत शुक्रिया युगल आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। आज 5 मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। मंत्रियों के साथ चर्चा में विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
वहीं बजट पर मंत्रियों के साथ भूपेश बघेल की चर्चा पर तंज कसा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। उनका कहना है पैसा न कौड़ी, बजट पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, 4 साल से तो कोई काम ही नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ना सड़क, ना पुल, ना स्कूल, ना कोई अस्पताल, दुर्ग और पाटन को छोड़कर बजट कहां जाता है, ये सवाल भी पूछा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। और आगे ये भी कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में बजट और कहीं नहीं जाता है, दुर्ग और पाटन को छोड़कर। काहे की चर्चा कर रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। किसी भी दुर्ग को छोड़ दें और पाटन को छोड़कर बजट कहाँ जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान रायपुर के पीएएस के छात्र अदिति दीवान ने पीएम मोदी से सवाल भी किया। अदिति ने पूछा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूं कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंत तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। यदि एक काम को समय पर पूरा कर भी लूं तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूं क्योंकि बाकी कामों को करने में देर हो जाती है। ऐसे में काम आगे के लिए टाल देती हूं। अपने सारे काम समय पर पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल पूछा अदिति ने पीएम मोदी से। वहीं बस्तर के दरभा के आत्मानंद स्कूल के छात्र ने परीक्षा में नकल को लेकर पीएम से सवाल किया कि जिसका पीएम मोदी ने बारीकी से जवाब दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने के लिए स्कूल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा की, छात्रों को परीक्षा के गुर सिखाए और इस दौरान छत्तीसगढ़ के भी बच्चों ने प्रधानमंत्री से सवाल किए। पीएम से सवाल करने वाली बच्ची मेरे साथ है, छात्रा अदिति, जो कि केपीएस स्कूल की है। सवाल आपने पूछा था टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, बहुत लंबा जवाब था इसमें पीएम साहब का। तो कैसा लगा ये सब सवाल करके और क्या उनके जवाब से पूरी तरह सेटिस्फाई हुई है? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे प्रश्नों को चुना और उसका जवाब भी दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ज़रिए मैंने बहुत सारे छात्रों की जो उनकी जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया है पीएम के सामने। और उनका जो जवाब है वो बिल्कुल थेरेपी की तरह था हम सभी छात्रों के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के उदाहरण दिए कि हमें अपने माताओं से सीखना चाहिए, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस की। कुछ लगता है कि इससे कुछ तनाव दूर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही मैंने बहुत ध्यान से सुनी है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है पोटेंशियल के बारे में, कि जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने बताया कि हमें अपना सामर्थ्य पता होना चाहिए। कैसा लगा आज ये पूरा सेशन? मैं उनकी बातें सुन के बहुत लाभान्वित और उत्साहित हुई हूँ। उनकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि उन्होंने कहा कि हमें हमेशा स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया था, जैसे एक कौए ने स्मार्टली हार्ड वर्क करके पानी को कैसे मटके के मुंह तक पहुंचा दिया और अपना काम पूरा किया। उसी तरह हमें भी स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी थी, मतलब ऐसा जो क्वेश्चंस है वो बहुत अधिकतर होते भी हैं हमारे साथ। और जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं बाकी छात्र, वो मोदी जी के जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अपने मन की बात पीएम मोदी के सामने रखी और ये देखना होगा कि इनका तनाव कितना दूर हो पाता है। लेकिन जो छात्र कह रहे हैं कि वाकई परीक्षा पे चर्चा से इन्हें काफ़ी मदद मिली है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने कहा कि हम कैसे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की हर लड़ाई को जीते हैं। और जैसे स्पोर्ट्समैन कभी हारता है कभी जीतता है खेल में, उसी प्रकार जीत और हार जीवन का अंतिम नहीं होता। जीत तो मिलेगी ही यदि आपका प्रयास लगातार जारी रहा। तो इतने गंभीर विषय पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सरलता से, सहजता से कम 15 स्टूडेंट के प्रश्नों का जवाब दिया। उनकी आत्मविश्वास बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री। वहीं धमतरी में पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बीच में बिजली गुल होने से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए। आमदी में बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन किया, बिजली कटौती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।
नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इसको लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौता अगले 8 से 10 सालों के लिए है, जिसके मुताबिक इस साल फरवरी में 12 चीते भारत पहुंचेंगे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों के साथ ही रखा जाएगा। समझौते के मुताबिक अगले 8 से 10 सालों तक 12 चीतों की खेप भारत पहुंचने वाली है। भारत में चीतों की आबादी को फिर से बहाल करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। 70 साल पहले देश से चीते गायब हो गए थे। खबर भोपाल से है। जिला कोर्ट ने पति की हत्या करने वाली पत्नी उर्मिला मीणा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्या कर सेफ्टी गार्ड में दफन कर दिया, सेफ्टी टैंक में सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया था पति की लाश को। देवर की भी पड़ोसी के साथ मिलकर हत्या की थी। 2016 में पति की हत्या की थी महिला ने। 2021 में देवर की हत्या के बाद खुलासा हुआ। आइए अब खबरें रफ्तार से।